हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 जेसीईआरटी ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर के बारे में। इसका पूरा जो हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है प्रश्न उत्तर को भी करेंगे। और इससे पहले कि आप लोग का जो है ज्योग्राफी का 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर का भी और कॉन्सेप्ट का भी। ठीक है, तो आप जिसको आप क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर का वीडियो देख लीजिए, और अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लीजिए। और लिंक जो है और भी एक दिया हुआ है आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप का। अगर आपको पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह अगर चाहिए तो आप जो है अपने क्लास के हिसाब से जो है वो अपने क्लास में ग्रुप में जो है वो जुड़ सकते हैं और जो है नोट्स वगैरह वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ पाएंगे। तो फिलहाल बिना देर किए हम लोग जो है वो क्लास 8 का जेसीईआरटी ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। ठीक है, खनिज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और शक्ति संसाधन में जो है हम लोग का जो पावर मिल रहा है, ठीक है, वो कौन कौन से संसाधनों से मिल रहा है, ठीक है, उसके बारे में। तो खनिज, सबसे पहले हम लोग यहाँ जानना है कि आखिर खनिज क्या होता है। खनिज सामान्यतः जो है वो सभी पदार्थ हैं जो खनन के द्वारा पदार्थ मतलब जो है प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसे चीजें जो कि हम लोग धरती से कोड़ के अगर खनन करके कुछ भी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो सारा का सारा जो है क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। यानी कि वे सभी पदार्थ जो खनन की प्रक्रिया के द्वारा जो है प्राप्त होते हैं वो खनिज कहलाते हैं। ठीक है, वे सभी पदार्थ जो भी खनन करके हम लोग निकाल रहे हैं वो क्या कहलाएगा? तो वो जो है वो खनिज कहलाएगा। ठीक है, तो खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप में प्राप्त होने वाले पदार्थ है, मतलब जो है कि प्राकृतिक तौर तरीका से ये प्राप्त होता है, कोई आदमी इसको बनाया नहीं है। ठीक है, तो इसकी निश्चित रासायनिक संरचना भी होता है, मतलब ये जो है एक तरह से बना होता है। और ये मनुष्य के लिए जो है, मानव सभ्यता के लिए खनिज जो है वो संस्कृति का आधार स्तंभ है। ठीक है, मनुष्य की सभ्यता के लिए, मनुष्य आगे जो बढ़ रहा है, आज मनुष्य इतना आगे बढ़ चुका है ना, इतना सारा जो है उद्योग आ चुका है, तो कहीं ना कहीं जो है वो इसका आधार जो है, फंडामेंटल जो है वो एक तरह से पिलर बोला जाए तो खनिज ही है। बिना खनिज के मदद से जो है जितने आज लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं, ये सभ्य हो चुके हैं, वो नहीं हो पाते। ठीक है, तो सभ्यता एवं संस्कृति के आर्थिक विकास को प्रारंभिक चरण से लेकर वर्तमान तकनीकी युग तक मानव ने खनिज का प्रयोग किसी न किसी रूप से किया है। मतलब अगर शुरू से देखा जाए, प्रारंभिक समय से जब मनुष्य जब शुरुआत जब किया, ठीक है, जब मतलब आदि मानव लोग था, जब पत्थर से जो है कि चीजों को मार मार के खाते थे, तो उस समय के बाद से, है ना, उस समय के बाद से थोड़ा सा सब हुए मनुष्य लोग, उनके बाद से जो है खनिज का इतना प्रयोग कर रहे हैं कि आज बहुत ज्यादा जो है कि सभी हो चुके हैं। उस खनिज की मदद से किसी न किसी रूप से जो है वो मनुष्य जो है खनिज का प्रयोग कर ही रहा है, चाहे कैसे भी कर रहा है। जरूरी नहीं कि मतलब एक ही प्रकार से कर रहा है, किसी न किसी प्रकार से मनुष्य जो है वो खनिज का प्रयोग कर रहा है। और आज का युग में जो है वो औद्योगिक युग है, तो कहीं ना कहीं जो है वो उसका देन है वो खनिज संसाधन का ही। ठीक है, खनिज संसाधन को इसलिए जो है आधुनिक उद्योग जो है वो युग का जो है रीढ़ बोला जाता है। यानी कि रीढ़ की हड्डी की तरह जो है वो काम किया हुआ है खनिज आज के औद्योगिक युग में। आज इतने फैक्ट्रियां वगैरह जो लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है वो देन है तो खनिज संसाधन का ही देन है। खनिज संसाधन अगर नहीं रहता तो मे भी आज इतना जो है वो दुनिया आगे डेवलप नहीं कर पाता। ठीक है, तो खनिज सामान्य रूप से सभी जगह नहीं होते, जो भी खनिज है, अब सब खनिज सब जगह नहीं है, सभी जगह अलग अलग चट्टान में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, चट्टान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान होता है, सादी चट्टान होता है, तरह तरह के चट्टान होते हैं। तो सभी चट्टानों में जो खनिज जो है वो अलग अलग तरीका के पाए जाते हैं। और कुछ खनिज तो ऐसे हैं कि मतलब सभी क्षेत्र में पाए जाएंगे, और कुछ जो है कि किसी विशेष जगह पर पाया जाएगा, है ना। कुछ कुछ खनिज जो है कि महासागर के तली पर, महासागर इतना गहराई अपने होता है, तो उसका तली से भी जो है निकालना पड़ता है, तो काफी जो है कि आसान ये चीज नहीं होता है। अंटार्कटिक दुर्गम पहाड़ी जैसे जगहों में होता है, तो ये सब खनिज को आसानी से, कुछ कुछ खनिज ऐसे होते हैं कि जिनको आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है, और कुछ कुछ खनिज जो है जिसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुण, है ना, हर खनिज जो है अपना भौतिक गुण के कारण, रंग के कारण और घनत्व के कारण, कठोरता के कारण, ये सब के वजह से जो है वो जाना जाता है। जैसे कि हीरा है ना, तो कठोरता के कारण जाना जाता है। ठीक है, उसी तरह से मान चलिए कि सोना है, चांदी है, ठीक है, तो रंग के कारण भी जो है जाना जाता है। तो सभी खनिज जो है अपने कठोरता, रंग, घनत्व के कारण जो है वो पहचान आता है कि मतलब कि हाँ ये खनिज है। अब खनिज के प्रकार, है ना, अभी तक जो है खनिज लगभग पूरा दुनिया में जो है कि अभी तक जो खोजा गया है खनिज, उनमें से लगभग जो है 2800 तरह का खनिज खोजा गया है। मतलब अभी तक जो है 2800 तरह का खनिज को पहचान लिया गया है कि ये खनिज है। ठीक है, जिसमें कि 100 खनिज तो ऐसा है कि जो अयस्क है ना, इसमें से 2800 खनिज में से जो है वो 100 खनिज ऐसे हैं जो कि खनिज अयस्क है। मतलब खनिज अयस्क क्या होता है? अयस्क मतलब जो है कि जिसमें धातु की मात्रा अधिक होता है। ठीक है, धातुओं की मात्रा जिस खनिजों में अधिक है तो उसको अयस्क बोलते हैं। ठीक है, अर्थात जिसका उपयोग उद्योग में किया जाता है। संरचना के आधार पर जो है खनिज का मुख्यतः, है ना, अगर बनावट के हिसाब से अगर देखा जाए तो खनिज को 2 भाग में बांट दिया गया है। धात्विक खनिज पहला और दूसरा अधात्विक खनिज। ठीक है, और धात्विक और अधात्विक को भी जो है 2 भाग में बांटा गया है, लोह खनिज और अलोह खनिज। ठीक है, तो धात्विक खनिज क्या होता है वो हम लोग जान लेंगे पहले। तो धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होता है,
ठीक है, जिसमें धातु की मात्रा होता है उसको धात्विक खनिज बोलते हैं, और जिसमें धातु की मात्रा नहीं होता है उसको अधात्विक खनिज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब धातु, धातु कौन कौन सा है, लोहा, सोना, चांदी, ये सब धात्विक खनिज कहलाएगा। अधात्विक जिसमें धातु की मात्रा नहीं है, ठीक है, जैसे कि आपका हो जाएगा हीरा हो गया, ठीक है, और सोडियम वगैरह हो गया, है ना, ये मतलब कुछ कुछ जो है कि धात्विक अधात्विक खनिज को। उसके बाद जो है कि लोह अलोह, है ना, धात्विक को जो है वो लोह अलोह में बांट दिया गया है। तो लोहा का अंश जिसमें होगा वैसा खनिज, जिसमें कि लोहा का अंश होगा उसको लोह खनिज बोलते हैं, और जिसमें लोहा का अंश नहीं होगा उसको अलोह खनिज बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसका डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं कि जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उसको धात्विक खनिज बोलते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज में जो है कच्चे रूप में वही होता है, धातु में जो है कठोर होता है, और विद्युत का और उष्मा का दोनों का सुचालक होता है, मतलब उसमें करंट भी जाता है और उष्मा भी जाता है, इसमें चमक भी होता है, उसको धातु बोलते हैं। जैसे कि इसमें अयस्क हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, बॉक्साइड हो जाएगा, ये सब जो है वो धात्विक खनिज जो है बोल सकते हैं। और जिसमें धातु, है ना, जिस धात्विक खनिज में लोहा का अंश होगा, ठीक है, उसको लोह धात्विक खनिज बोलेंगे। जैसे कि और उसके बाद जिसमें लोहा, है ना, जिसमें जो है कि अलोह धातु, फिर से एक बार समझिएगा कि वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश हो, ठीक है, लोहा हो तो उसके लोह धात्विक खनिज बोलेंगे। उसके बाद अलोह धातु में लोहा का तत्व नहीं होते, है ना, अलोह धातु में लोहा का तत्व नहीं होते, जैसे कि सोना चांदी ये सब नहीं होगा तो उसको अलोह धातु बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है जिन खनिजों में धातु नहीं पाई जाती है उन्हें अधात्विक खनिज बोलते हैं, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सन हो गया। ठीक है, तो खनिज ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब अधात्विक खनिज है। हम लोग जो कोयला पेट्रोलियम ये सब अधात्विक, इसमें जो है धातु की मात्रा नहीं होता है, तो लेकिन इनके जलने से जो है ऊर्जा प्राप्त होता है और इसे जो है वो खनिज कहा जाता है। अब इस प्रकार आगे अब हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी की सतह के अंदर, है ना, पृथ्वी के नीचे, अगर पृथ्वी की ये सतह है और इसके नीचे अगर देखा जाए तो साइल यानी पत्थर जो है वो पत्थर है, खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। मतलब देखिए, पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबा हुआ साइल है, जो दबा हुआ पत्थर है, उसको अगर हम लोग बाहर निकाल रहे हैं तो उसी प्रक्रिया को जो है वो खनन बोलते हैं। मतलब पृथ्वी से कुछ भी कोड़ के अगर हम लोग बाहर निकाल रहे हैं तो खनन कहलाएगा। अब खनिज जो होता है उसको खनन, प्रवेधन एवं आखनन विधि, मतलब अलग अलग विधि के द्वारा जो है निकाला जाता है ना। हम लोग जो है धरती के अंदर से कुछ भी निकालते हैं तो हर एक चीज का निकालने का विधि अलग होता है। ठीक है, तो खनिज को जो है कम गहराई में स्थित है वे पृथ्वी के ऊपरी सतह को जो हटाकर निकाल लेते हैं, मतलब जो कि सबसे ऊपरी में ही है ना, मतलब ये पृथ्वी की सतह है, कुछ खनिज इतने में है तो ये ऊपर वाला हटा के और उसके बाद निकाल लिए। अब मान लीजिए कोई जो है इतना दूर में है तो उसको जो है अलग तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, तो जो खनिज अधिक गहराई में है, ठीक है, हम लोग समझेंगे कि जो वे खनिज जो पृथ्वी के ऊपरी सतह में है तो ऊपरी सतह को हटा लिया और उसके बाद निकाल दिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे विवरित खनन, है ना, विवरित खनन या खुला खनन। मतलब जो वैसे खनिज जो पृथ्वी की सतह के ऊपर में है, बहुत ऊपर में है, आसानी से हम लोग जो है पृथ्वी की सतह को हटाकर उसके बाद निकाल लिए, तो उस विधि से जो निकाला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं विवरित खनन या खुला खनन। और जो अधिक गहराई में काफी नीचे में है, ठीक है, तो उन खनिजों को जब निकाला जाता है तो निक्षेपों तक पहुंचने के लिए जो है एक गहन वेधन विधि अपनाया जाता है, मतलब उसको कोड़ कोड़ के जो है एकदम अंदर तक जाया जाता है, और इस विधि को जो है वो कुपकी खनन बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर ऊपर में है, अधिक ऊपर में है ना, तो उसको जो है ऊपरी सतह को हटा के निकाल लिए तो ये खुला खनन कहलाएगा। अगर गहराई में है, निक्षेप तक पहुंचने के लिए हम लोग जो है वेधन करते हैं, कोड़ते हैं, है ना, तो इस खनन को जो है कुपकी खनन कहते हैं। और पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब बहुत ज्यादा नीचे होता है, तो इसे निकालने के लिए जो है वो गहन कूपों का जो प्रयोग किया जाता है, खुदाई किया जाता है, इसे प्रवेधन विधि बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदा जाता है और निकाला जाता है उसको आखनन बोलते हैं। और जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से और भी आसानी से जो है हम लोग बहुत और भी आसानी से अगर निकाल लेंगे तो उसको आखनन विधि के द्वारा जो है वो आखनन खनन बोलते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग खनन है। ठीक है, खनिज का निकालने के अलग अलग खनन है, खनन विधि से, प्रवेधन विधि से, आखनन विधि से। ठीक है, और विवरित विधि से और कुपकी विधि से। ठीक है, खनन विधि क्या है कि ऊपर से जो है वो हम लोग क्या किए कि खनन विधि में ऊपर से निकाल दिए, है ना, खुला खनन, जैसे कि ऊपर से मतलब यहाँ ये धरती है, ठीक है, यहाँ कुछ चीजें हैं तो यह ऊपर से ये परत को हटा दिए और निकाल दिए, खनन हो गया। प्रवेधन में क्या होता है ना, प्रवेधन विधि में हम लोग, तो प्रवेधन विधि को जो है इसको निकालने के लिए जो है कि काफी अंदर तक, है ना, प्रवेधन विधि में जो है वो निकालने के लिए कूप का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पृथ्वी के अंदर में जो है पेट्रोलियम वगैरह निकालना है, काफी नीचे होता है तो प्रवेधन विधि निकालेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जो है आखनन विधि, तो ये बहुत ऊपर में है, अगर है ना, ऊपर में, काफी ऊपर में है, आसानी से हटा के जो है वो निकाल लिए तो इसको आखनन विधि बोलेंगे। अब विवरित और कुपकी खनन कहाँ आता है, तो विवरित विधि जो है वो काफी ऊपर में है,
तो उसको निकाल लेते हैं खनन से, और कुक्की जो है थोड़ा सा गहराई में है तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से जो हम लोग जो है वो खनन करके चीजों को निकालते हैं। अब विश्व में खनिज का वितरण, पूरा दुनिया में कौन सा खनिज जो है कहाँ पाया जाता है उस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। एक या एक से अधिक खनिज का समूह जिसका अनिश्चित संगठन होता है चट्टान या सेल कहलाता है। वैसे सेल जिसे खनिज का निष्कासन किया जाता है वो अयस्क कहे जाते हैं। विश्व में खनिज का वितरण, कौन सा महाद्वीप में क्या कौन सा खनिज पाया जाता है उसको जो हम लोग देखने वाले हैं। तो खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पत्थर में पाया जाता है। धात्विक खनिज मुख्यतः आग्नेय अर्कायंत्रित शैल में, आग्नेय चट्टान जो होता है अर्कायंत्रित चट्टान होता है उसमें पाया जाता है। जबकि अवसादी शैल जो है वो समूह का अधात्विक खनिज एवं ईंधन खनिज का प्रधानता होता है। देखिए समझिए थोड़ा सा कि खनिज विभिन्न प्रकार के पत्थर में पाया जाता है, शैल में पाया जाता है। धात्विक खनिज जो होता है, धातु वाला खनिज, वो आग्नेय चट्टान में अर्कायंत्रित चट्टान में पाया जाता है, ठीक है। और जबकि जो है कि अवसादी चट्टान जो होता है, अवसादी समूह जो होता है उसमें अधात्विक खनिज पाया जाता है और ईंधन वगैरह पाया जाता है। और विश्व के अलग अलग भाग में अलग अलग खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि प्रदेश, हर एक देश जो है अलग अलग शैल की संरचना से बना होता है, अलग अलग अंतर है यहाँ। तो विश्व के उन सभी देशों में जहां प्राचीन आग्नेय और क्रांतिक शैल पाए जाते हैं वहां लोहा मिलेगा, आपको तांबा मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, धात्विक खनिज मिलेगा। जैसे कि दक्षिण भारत के दक्कन में पठार में हो गया, दक्षिण अफ्रीका में हो गया, है ना। उसी प्रकार जो है ब्राजील का पठार में हो गया, लो अयस्क का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैदान एवं नवीन वर्लित पर्वत में जो है वो क्षेत्र में चूना पत्थर के लिए, खनिज के लिए जो है वो पाए जाते हैं। तो अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा महाद्वीप में क्या पाया जाता है, ठीक है। पूरा जो है महाद्वीप में हम लोग देखने वाले हैं। एशिया को सबसे पहले देखेंगे, है ना, एशिया में क्या क्या पाया जाता है। तो एशिया में भारत एवं चीन, ये दो देश आते हैं जो कि लोहा अयस्क और कोयला के लिए प्रमुख उत्पादक देश है। मतलब एशिया महाद्वीप में, ठीक है, भारत और चीन में जो है लोहा अयस्क और कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और चीन पूरा दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश एशिया में से, ठीक है। मतलब चीन जो है कि एशिया का क्या, पूरा विश्व की अगर बात किया जाए तो पूरा दुनिया का जो है, पूरा विश्व में जो है सबसे ज्यादा कोयला जो उत्पादक देश है वो है चीन। और भारत जो है पूरा दुनिया में कोयला उत्पादक का जो है वो दूसरा नंबर में आता है। और लो अयस्क का भी जो है वो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। मतलब लो अयस्क भी जो है वो पूरा दुनिया में अगर देखा जाए, पूरा विश्व का देखा जाए तो चीन सबसे आगे है। और भारत का स्थान जो है वो लो अयस्क में चौथा नंबर में है। यानी भारत जो है लो अयस्क में चौथा नंबर में है पूरा दुनिया में, और कोयला में जो है वो दूसरा नंबर में। और चीन जो है पूरा दुनिया में पहला नंबर में आता है, कोयला में भी और लो अयस्क में भी, लोहा में भी, ठीक है। अब मध्य पूर्व देशों में जैसे कि सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, कुवैत हो गया, आदि देश में भी जो है खनिज के प्रचुर मात्रा भी, खनिज मतलब जो है खनिज हो गया और तेल हो गया, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त मैग्नीज, अवरक और तांबा, यूरेनियम और टीन भी जो है वो एशिया में पाया जाता है। उसी प्रकार आता है यूरोप, है ना, यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप में जो है यूनाइटेड किंगडम और आइबेरियन प्रायद्वीप से लेकर पूर्व में यूराल पर्वत तक जो है खनिज का पेटी का विस्तार है। अरेबियन प्रायद्वीप और दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में स्पेन में हो गया एवं पुर्तगाल में हो गया। इन क्षेत्रों में लो अयस्क, कोयला, लवण, पोटास इत्यादि जो है पाया जाता है। जर्मनी में जो है रूर घाटी, ठीक है, उसमें कोयला, रूस में जो है वो यूराल पर्वत में लो अयस्क के भंडार एवं उत्पादन के लिए प्रसिद्धि है। मतलब यूरोप में कौन चीज पाया जाता है वो चीज। उत्तरी अमेरिका में क्या क्या पाया जाता है, तो उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती कनाडा में अगर देखा जाए से लेकर मैक्सिको तक खनिज का पेटी का विस्तार है। यहाँ जो पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो जगह है अपलेशियन, है ना, अपलेशियन पर्वत कोयला के लिए काफी जो है वो फेमस है और उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो महान झील प्रदेश में जो है वो सुपीरियर झील लो अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध है। और मैक्सिको में चांदी और कनाडा में जो है यूरेनियम जो है वो काफी प्रसिद्ध है। मतलब किस महाद्वीप में क्या कौन सा जो है वो खनिज मिलता है वो चीज को हम लोग देख रहे हैं। दक्षिण अमेरिका में अगर देखा जाए तो ब्राजील के प्राचीन पठार एंडीज वर्लित पर्वत क्षेत्र में जो है वो अमेरिका के प्रमुख खनिज क्षेत्र में है। उसी तरह से यहाँ लो अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, खनिज तेल, चांदी, पोटास ये सब पाया जाता है, ठीक है। ब्राजील विश्व में लो अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। चिल्ली और पेरू तांबा उत्पादक में अग्रणीय है। उसी तरह से चिल्ली में स्थित एक जगह है एस्कोनडिंडिया, है ना, वहां जो है वो चुंबकता, है ना, चुकवी माता तथा जो है वो कोल्हाहुसी विश्व का प्रसिद्ध तांबा का खनन केंद्र है। वेनेजुएला जो है शहर, वहां जो है खनिज तेल के लिए जो है काफी फेमस है। उसी तरह से अफ्रीका में अगर देखा जाए तो खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से अफ्रीका काफी जो है धनी है ना। अफ्रीका में हीरा होता है, सोना होता है, प्लेटिनियम होता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है ये। और दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग इंगोली अर्थात सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। जायरे जिम्बाब्वे में हीरा का बड़ा उत्पादक देश है। उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले हीरा उत्पादन के लिए जो है विश्व का प्रसिद्ध है। नाइजीरिया और अंगोला जो है वो और लीबिया खनिज तेल के लिए जो है वो फेमस है।
उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट, सोना, हीरा, लोह अयस्क, टीन, यूरेनियम, निकेल का बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। उसी तरह से यह विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश जो है वो माना जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बॉक्साइट में से जो है वो एल्युमिनियम की प्राप्ति होता है। और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में जो है वो गुरली एवं काल गार्डी क्षेत्र सोना के लिए काफी फेमस है। अंटार्कटिका है ना, ये किस चीज के लिए फेमस है? तो अंटार्कटिका को जो है विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। और ये ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में जो है एक पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट में लोह के निक्षेप का जो है पूर्वानुमान लगाया गया, मतलब जो है कि अनुमान लगाया गया है। और यहाँ लोह अयस्क, सोना, चांदी और खनिज तेल के लिए जो है वो काफी उपलब्ध है यहाँ भी। अब उसी प्रकार हम लोग झारखंड के जानेंगे। ये तो पूरा विश्व में देख लिए कौन महाद्वीप में क्या पाया जाता है। झारखंड को हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कि झारखंड में खनिज वितरण कब, कहाँ कैसे है सो, ठीक है। झारखंड में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें से कुछ धात्विक है, कुछ अधात्विक है, और कुछ जो है वो ऊर्जा खनिज भी है, ठीक है। तो सभी को हम लोग देख लेंगे। ये हम लोग का झारखंड का मैप है। अब झारखंड में देखेंगे लोहा, ठीक है। तो झारखंड के बारे में हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, ये काफी अच्छे से आप लोग समझिएगा। वो देश वाला तो उतना आप लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये झारखंड जो है अपना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो लोहा सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लोहा भारत का 25% लोह अयस्क झारखंड से होता है। मतलब भारत में 28 राज्य है और 28 राज्य में से केवल एकल्ले जो है 25% लोहा जो है वो झारखंड देता है। झारखंड में लोह अयस्क का पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है, गुआ में, नोवामुंडी में, जामदा में, किरीबुरू में, और प्रमुख खनन केंद्र है। मतलब जो है कि ये झारखंड में जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतलब जो है वो काफी लोह अयस्क जो है ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। जगह का नाम गुआ, नोवामुंडी, जामदा, करीबुरू है ना, प्रमुख ये सब है। यहाँ से प्राप्त लोह अयस्क का उपयोग जो है वहां ये जगहों से जो है लोह अयस्क जो है प्राप्त करके इसको ले आया जाता है जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, ये सब इस्पात का जो कारखाना है वहां ले आया जाता है। उसी तरह से बॉक्साइट जो है झारखंड में गुमला हो गया, लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया, ये सब बॉक्साइट उत्पादन के लिए जो है वो अग्रणीय माना जाता है, जिला माना जाता है। प्रमुख बॉक्साइट केंद्र जो है वो पाखर हो गया, उसके बाद ओरसापाट हो गया, बांगरू हो गया, सेरंगदाग हो गया, ये सब में जो है वो बॉक्साइट काफी मात्रा में पाया जाता है। और प्राप्त बॉक्साइट को उपयोग के लिए मुरी में है ना, मुरी जो एल्युमिनियम कारखाना है वहां भेज दिया जाता है। उसी प्रकार अभ्रक को हम लोग देख लेते हैं। तो झारखंड में अभ्रक उत्पादन का मुख्य रूप से जो है कोडरमा में होता है, गिरिडीह में होता है, हजारीबाग में होता है, ठीक है। और यहाँ उच्च किस्म के जो है वो रीबी अभ्रक उत्पादन होता है। झारखंड जो है देश का चौथा सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य जो है माना जाता है। और विद्युत का कुचालक होने के कारण इसका उपयोग जो है विद्युत के उपकरण बनाने के लिए जो है अभ्रक का प्रयोग किया जाता है, इसमें करंट नहीं जाता है। उसी प्रकार से तांबा, ठीक है। तांबा में जो है वो तांबे का खनन मुख्य रूप से जो है वो मूसाबनी, सरायकेला और राखा, घाटशिला और बहरागोड़ा, ये सब में होता है तांबा के लिए। मैग्नीज, झारखंड में मैग्नीज का खनन मुख्य रूप से जो है गुआ, बड़ा और जामदा और नोवामुंडी में होता है। उसी प्रकार झारखंड में मैग्नीज का मुख्य रूप से जो है वो गुआ और बड़ा जामदा जो है एवं नोवामुंडी है। सोना, झारखंड में सोना भी पाया जाता है, ठीक है। झारखंड में सोना जो है स्वर्णरेखा रेखा नदी पर जो है पाया जाता है, बालू में अल्प मात्रा में, काफी कम मात्रा में पाया जाता है। और चूना पत्थर है ना, झारखंड में चूना पत्थर उत्खनन के पलामू जो है प्रसिद्ध है, और रामगढ़ जिले में ये सब जो है चूना पत्थर, इसका सीमेंट बनाने में और इस्पात बनाने में प्रयोग आता है चूना पत्थर का। तो इस प्रकार झारखंड के भी हम लोग खनिज को देख लिए। आप देखेंगे खनिज का उपयोग है ना, कौन सा खनिज का उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं। तो खनिजों का उपयोग कई उद्योग में होता है। वर्तमान समय में खनिज का उपयोग जो है वो बगैर मानव समाज का उत्थान की बात अतिशयोक्ति की होगी। बड़े बड़े उद्योग से लेकर घर का प्रयोग में होने वाला चाकू, ठीक है, घर में जो हम लोग चाकू यूज करते हैं, यहाँ तक कि पेन जो प्रयोग करते हैं, नमक भी जो है खनिज के जो है खनिज है ना, नमक जो हम लोग खाते हैं वो भी खनिज निर्मित होता है ना। तांबा ऐसा धातु है जिसका उपयोग हम लोग सिक्के से लेकर पाइप बनाने तक में भी प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल बनाने के लिए, हवाई जहाज बनाने के लिए, सभी चीजों के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। आभूषण बनाने के लिए विभिन्न रत्नों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर में जो है प्रयोग आने वाला जो सिलिकॉन है ना, क्वार्ट्ज जो प्राप्त होता है वो भी जो है वो खनिज से ही बनाया जाता है। यानी कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो हर एक चीज जो है कहीं ना कहीं खनिज से ही बना हुआ है, खनिज पर ही निर्भर रहा है। इसलिए खनिज को संरक्षण करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देख लीजिए कि खनिज कितना जरूरी है। तो खनिज जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि जो है एक बार बन गया खनिज तो उसको दोबारा बनने में लाखों साल लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है वो अनवीकरणीय है, मतलब एक बार अगर हम लोग प्रयोग कर लिए तो बनने में काफी समय लग जाता है। तो खनिज अनवीकरणीय संसाधन है और खनिज के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। इसलिए मानव इसको उपयोग की तुलना में खनिज के निर्माण दर बहुत धीमे है। मतलब आदमी लोग जो है वो बहुत जल्दी खत्म कर देता है, जल्दी उपयोग कर लिया, लेकिन क्या जल्दी बन गया? नहीं ना।
तो खनन प्रक्रिया में बर्बादी को जो है वो घटाने की आवश्यकता है। धातुओं को पुनः उपयोग एवं जो है नए, है ना, अन्य तरीकों से जो है वो खनिज का संरक्षित किया जा सकता है। अब शक्ति संसाधन, ये तो हम लोग अब खनिज के बारे में देख लिए कि काफी, अब शक्ति के बारे में भी देखेंगे। तो शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण है। किसी भी काम करने के लिए शक्ति यानी ऊर्जा का जो है वो जरूरत होता है, ठीक है। और ऊर्जा की विकास की कुंजी जो है मानव सदियों से जो है विभिन्न क्रियाकलाप के द्वारा जो है करते आ रहा है, जैसे जैव अजैव रूप में भी कर रहा है। मानव ने प्रारंभ चरण में जो है अपना मासल शक्ति का भी प्रयोग जो है वो कर दिया है, फिर भी जो है पशुओं का परिवहन में कार्य में लगाया। लेकिन शक्ति संसाधन का वास्तविक विकास 18वीं सदी औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ, मतलब जब औद्योगिक क्रांति हुआ उसके बाद जो है कि ये सब जो है वो शक्ति संसाधन का जो है और भी विस्तार हुआ है। कोयला का उपयोग करके जो है भाप से चलने वाला, है ना, मतलब वाष्प शक्ति का जो है विकास किया गया, और उसके चलते जो है कि ऊर्जा का नया स्रोत मिल गया। कोयले के साथ साथ पेट्रोलियम का भी जो है उपयोग होने लगा, और आज उद्योग, परिवहन, कृषि, संचार, प्रतिरक्षा के लिए शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। ऊर्जा संसाधन को उपयोग जो है वो एक ऊर्जा जो हम लोग संसाधन का उपयोग करते हैं एवं अवस्थाओं के आधार पर जो है परंपरागत और गैर परंपरागत, मतलब जो ऊर्जा को दो तरीका से बांट दिया गया है उपयोग के हिसाब से, ऊर्जा को परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है। तो परंपरागत में देखेंगे क्या आखिर होता है, तो लंबे समय से, ठीक है, बहुत लंबे समय से सामान्य उपयोग में जो चीज लाया जा रहा है ना, ऊर्जा का परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहलाता है, ठीक है। इसको भी दो तरह से बांट दिया गया है, ईंधन लकड़ी और जीवाश्म ईंधन। मतलब जो काफी लंबे समय से जो चलते आ रहा है ना, मतलब दादी माँ के समय से जो है कि हम लोग ऊर्जा के लिए, खाना बनाने के लिए जो भी स्रोत का प्रयोग कर रहे हैं उसको जो है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है कि पुराने समय से जो चलते आ रहा है वो दो तरह से चलते आ रहा है, एक लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं और एक जीवाश्म ईंधन, ये दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब ग्रामीण में अगर देखा जाए, ग्रामीण भारत में 50% अधिक ऊर्जा जो है लकड़ी से प्राप्त होता है। जलावन के लिए जो भी ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं तो लकड़ी जलाते हैं, उसके बाद खाना वगैरह बनता है। इसका उपयोग खाना बनाने के लिए, उष्मा प्राप्त करने के लिए, ये सब में होता है। और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगल में अधिकता के कारण जो है आज भी लकड़ी जो है उपयोग किया जाता है। मतलब जंगल जो है झारखंड में काफी ज्यादा था, अब है नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है लकड़ी का प्रयोग अभी भी जो है वो काफी हो रहा है। अब जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला हो गया, है ना, मतलब जीव जंतु से जो ईंधन बना हुआ है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है ना। पौधे और जानवरों का अवशेष से जो लाखों साल तक पृथ्वी के अंदर दबे रहेंगे, ठीक है, और ताप एवं दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन बना हुआ है। जीवाश्म ईंधन जो है कैसे बना हुआ है, तो पेड़ पौधा, जीव जंतु जो पहले था वो काफी लाखों समय से जो है नीचे, धरती के नीचे दब गया, अंदर से ताप मारा, ऊपर से दाब हुआ, इसके कारण जो है ये ईंधन बन पाया है। तो इस प्रकार जो है कि जो हम लोग ईंधन यानी कि ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा का हम लोग जो प्रयोग करते हैं इसको दो भाग में बांट दिया गया है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत में यानी कि जो बहुत पहले से चलते आ रहा है, ठीक है, जैसे कि लकड़ी हम लोग काफी पहले से जो है वो जलाते जलाते आ रहे हैं, और उसी तरह से दूसरा जो है वो जीवाश्म ईंधन, है ना। परंपरागत को भी दो भाग में बांट दिया गया है, एक लकड़ी और एक जीवाश्म। लकड़ी जो है कि जंगल पर निर्भर होता है लोग, और जीवाश्म जो है वो जीव जंतु के दबने से, है ना, गलने सड़ने से, ताप दाप से जो बना हुआ है वो चीज, कोयला वगैरह। अब विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है, एक समय ऐसा आएगा कि ये जितने भी जो है चीजें वो बहुत जल्दी जो है समाप्त हो जाएगा। कोयला के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, कोयला क्या है। कोयला को उद्योग की जननी कहा गया है ना। 5 दशक पूर्व विश्व के कुल औद्योगिक ऊर्जा में 90% कोयला से ही प्राप्त होता है, और वर्तमान समय में जो है 40% औद्योगिक शक्ति जो है वो कोयला से ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कोयला जो है अवसादी चट्टान में पाए जाने वाले ठोस आकार का विहीन भूरे रंग का पदार्थ होता है, जिसकी उत्पत्ति जो है करोड़ों साल पहले पूर्व जो है वन जो था, वन हो गया, जीव जंतु हो गया, डायनासोर हो गया, वो सबके दबने से कार्बनीकरण प्रक्रिया हुआ, उसके द्वारा कार्बन की मात्रा के आधार पर जो है कोयला को 4 भाग में बांट दिया गया। मतलब जो है जिस प्रकार से जो है कोयला जो है कार्बन से बना हुआ है, ठीक है, लोगों को, जीव जंतु को, पेड़ पौधा को दबने से। तो अब कोयला को 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, ठीक है। एंथ्रासाइट को जो है कोयला है, एंथ्रासाइट जो प्रकार है वो उच्च किस्म का कोयला होता है, ठीक है। और विश्व में अग्रणीय कोयला उत्पादक देश जो है वो चीन है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है, और भारत है, और दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, जर्मनी है। भारत में कुल कोयला का जो 98% भाग जो है गोंडवाना कोयला पाया जाता है, जो कि कोयला उत्पादक के क्षेत्र में जो है पश्चिम बंगाल हो गया, रानीगंज हो गया, झारखंड हो गया, झरिया हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया, गिरिडीह हो गया, ये सब जो है प्रमुख है। और तमिलनाडु के जो है नवेली में लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। मतलब सबसे बढ़िया कोयला जो है वो एंथ्रासाइट का होता है, ठीक है। उसी प्रकार झारखंड में हम लोग देखेंगे किस प्रकार कोयला पाया जाता है। तो झारखंड में जो है ना, झारखंड में जो है वो भारत के छत्तीसगढ़, है ना, झारखंड भारत के छत्तीसगढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा
कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ बिटुमिनस किस्म का कोयला पाया जाता है जो कि दामोदर नदी घाटी में संचित है। और कोयला का प्रमुख उत्पादन जो जिला है वो धनबाद है ना, बोकारो है, रामगढ़ है, हजारीबाग है, लातेहार है, पलामू है, ठीक है, चतरा का नाम आया ही नहीं। प्रमुख खनन केंद्र में जो है कि झरिया, उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिणी कर्णपुरा, बोकारो, हुटार आदि जो है झारखंड में पहली बार कोयला खनन जो है वो 1894 ईस्वी में हुआ था झरिया में, ठीक है, धनबाद में जो है और प्रारंभ हुआ था। और इसके पूर्व 1774 ईस्वी में जो भारत का पहला बार कोयला उत्खनन के लिए रानीगंज पश्चिम बंगाल में हुआ था। मतलब भारत में अगर सबसे पहले अगर कोयला देखा जाए तो 1774 में कोयला आया था, मतलब खनन हुआ था। और अगर ये झारखंड में अगर देखा जाए तो पहली बार 1894 ईस्वी में। अब हमारा राज्य में कोयला का खनन केंद्रों का भूसंकलन तथा आग लगने की घटना जो है हमेशा घटित होते रहती है। मतलब धरती के नीचे हम लोग का आग लग जाता है कोयला में, ठीक है, भूसंकलन होने लगता है, मतलब जो है कि नीचे नीचे कोयला जल जाता है तो ऊपर से धरती जो है वो नीचे गड्ढा हो जाता है। झरिया कोयला क्षेत्र में जो 1916 में जो है आग लगा हुआ था, जिस पर जो है आज तक काबू नहीं कर पाया गया है। नीचे नीचे जो पूरा का पूरा कोयला जलता ही गया। भूसंकलन के कारण भी यही अनेक घटनाएं घटने लगी है, लोगों का मृत्यु भी होने लगा है। 2016 में जो है वो लटमटिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां 2006 में जो है वो भाट डी हो गया, खनन केंद्रों में सैकड़ों लोग का मृत्यु हो गया था, ठीक है, खनन के दौरान। तो इस प्रकार जो है वो हम लोग ऊर्जा का परंपरागत स्रोत देख लिए, है ना, जैसे कि कोयला हो गया। अब थोड़ा सा कुछ हम लोग देख लेंगे क्या लाभ हानि है इन चीजों से। विश्व में प्रथम तेल का कुआं जो 1859 ईस्वी में जो है वो पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में खोदा गया था। कोयला के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे लाभ क्या है, ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। हानि क्या है, तो वायु को जो है वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है, परिवहन के लिए भी जो है कठिन होता है, ठीक है। उसी तरह से खनिज तेल, लाभ क्या है, सुलभता पूर्वक परिवहन योग्य है। उसके बाद हानि क्या है, वायु प्रदूषण की समस्या को बढ़ाता है। लाभ क्या है खनिज से, तो पेट्रो रसायन उद्योग के लिए अत्यंत उपयोगी है और अम्लीय वर्षा इससे बढ़ता है। प्राकृतिक गैस से क्या लाभ है, तो सुलभता पूर्वक परिवहन, मतलब आसानी से जो परिवहन हो जाता है, लेकिन वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। तेल से सस्ता होता है ये प्राकृतिक गैस, अम्ल वर्षा इससे बढ़ता है ना। और ये जो है तेल एवं कोयला से जो है ज्यादा साफ ऊर्जा स्रोत होता है। उसी प्रकार जल विद्युत के बारे में हम लोग देख लेंगे, तो ये प्रदूषण इससे नहीं होता है ना। हानि क्या है कि ये बहुत खर्चीला होता है। अच्छा, ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इलाके में पानी का जमाव हो जाता है, ये सस्ता होता है, ये जो है ये महंगा हो जाएगा, है ना। सिंचाई के लिए जो है मत्स्य हम लोग पाल सकते हैं, स्थानीय लोगों के लिए विस्थापन जो है कि डूब सकता है। तो इस प्रकार जो है वो तिलैया डैम पन बिजली का उत्पादन यहाँ जो है हो रहा है, उसका दिखा रहा है। अब पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ठीक है। पेट्रोलियम ऊर्जा का प्रमुख स्रोत में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह कोयला प्रमुख के अपेक्षा में अधिक उष्मा देने वाला एक हल्का पदार्थ होता है पेट्रोलियम। और आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र पेट्रोलियम के बिना जो है अपना अस्तित्व कायम नहीं कर सकता है। पेट्रोलियम के बिना कोई देश अब जो है चलने वाला नहीं है। पेट्रोलियम अवसादी शैल के छिद्रों से प्राप्त होता है और यह शैल की जो है परतों में, है ना, मध्य में पाया जाता है, मतलब जो पत्थर होता है उसका बीच में पाया जाता है। और इसको वेधन या फिर तो अपतटीय, है ना, समुद्री एवं स्थल पर जो है वो स्थित तेल के खन्नों से किया जाता है। इसका पश्चात जो है वो परिष्करणशाला में भेजा जाता है। मतलब जैसे कि कहीं से अगर तेल निकाला गया है तो उसको डायरेक्ट जो हम लोग उपयोग नहीं करने लगते हैं, इसको पहले सप्लाई किया जाता है ना। इसमें पेट्रोलियम से भी विभिन्न उत्पाद जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेह सब तैयार किया जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम को जो है वो काला सोना बोला जाता है। कोयला को आप लोग नहीं समझ लीजिएगा, काला सोना बोला जाता है, ठीक है। अब पेट्रोलियम मुख्य रूप से जो है मुख्य उत्पादक देश जो है पेट्रोलियम का वो है सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त अमेरिका, रूस, नाइजीरिया, लीबिया, इंडोनेशिया, वेनेजुएला। भारत में जो है ये असम के दिग्बोई, बॉम्बे हाई, गुजरात, खंभात की खाड़ी, कृष्ण नदी, गोदावरी नदी के डेल्टा पर, ये सब बॉम्बे हाई अरब सागर में स्थित में जो है वो जो भारत में है। अभी जो है खनिज उत्पादन के लिए ये सब में है। यह मुंबई में जो है 176 किलोमीटर दूर स्थित है ना। तो कहीं कहीं भारत में भी जो है कि खनिज तेल का है जगह। अब प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ मिलता है और यह हाइड्रोकार्बन तत्वों का मिश्रण होता है। और कोयला एवं पेट्रोलियम की अपेक्षा इसका उत्पादन आसानी और कम खर्चीला होता है। और यह जो है पूर्णतः ज्वलनशील एवं कालिक रहित होता है, मतलब करखा इससे नहीं होता प्राकृतिक गैस से। इसका उपयोग जो है वाणिज्य एवं घरेलू ईंधन के लिए किया जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, रूस, यूके हो गया, नीदरलैंड हो गया, अफगानिस्तान हो गया, प्राकृतिक गैस उत्पादन का प्रमुख देश है। अब भारत में भी होता है ये चीज, ठीक है। भारत के राजस्थान के जैसलमेर में एवं जो है बाड़मेर में हो गया, आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में हो गया, गुजरात के खंभात की खाड़ी में हो गया, त्रिपुरा में और मुंबई के जो है अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का भंडार है। और भारत में इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से घरेलू ईंधन के लिए प्रयोग किया जाता है।
वर्तमान समय में जो है जीवाश्म ईंधन का उपयोग जो है तीव्र से जो है मतलब बहुत तेजी से जो है बढ़ रहा है और इसे समाप्ति के कगार पर भी जो है पहुंच चुका है। और इन ईंधन को अगर जलने से उत्पन्न होने वाली विषैली प्रदूषण की चिंता विषय भी है कि मतलब जो इससे बहुत ज्यादा जो है जहरीला गैस भी बनता है, विषैला गैस बनता है। और ये जरूरी है हम लोग के लिए ध्यान देना जरूरी है कि विभिन्न गैर परंपरागत स्रोत का जो है दोहन और बढ़ाया जाए और जो जीवाश्म ईंधन की स्वच्छ है ना विकल्प जो है वो लाया जाए। अब नेक्स्ट आता है कि जल विद्युत के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो झारखंड में जल विद्युत, ठीक है, झारखंड में जल विद्युत उत्पादन प्रारंभ जो है दामोदर नदी घाटी यानी कि डीवीसी हम लोग जिसको बोलते हैं वहां से शुरुआत हुआ है और इसका परियोजना का निर्माण 1948 ईस्वी में किया गया था। और इसके अंतर्गत मैथन, पंचेत, तिलैया आदि जगहों पर जो है विद्युत केंद्रीय स्थापित जो है जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। और इसके अतिरिक्त राज्य जो है वो राज्यों में स्वर्णरेखा परियोजना, उत्तरी कोयला परियोजना से भी जो है जल का विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, आगे है कि जल विद्युत वर्तमान समय में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। बहती हुई जल से बहता हुआ पानी से जो है ऊर्जा उत्पन्न किया जा रहा है। इससे अच्छा और क्या होना चाहिए। इस प्रक्रिया में टरबाइन जो होता है वो घूमता है और ब्लेड जनरेटर की विद्युत के लिए घुमाता है। अब इस प्रकार जो है वो ऊर्जा जल ऊर्जा कहलाता है। मतलब जो है जल विद्युत ऊर्जा मतलब जल से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जा रहा है तो वो जल विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, या फिर तो जल विद्युत कहलाता है, ऊर्जा का जल विद्युत। अब विभिन्न है ना विभिन्न विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बच जाता है उसका उपयोग कृषि में भी लगाया जाता है। विश्व की कुल ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जो है वो जल विद्युत से उत्पन्न हो रहा है। और विश्व में विद्युत के अग्रणीय उत्पादक देश जो है जल विद्युत का वो कनाडा, यूएसए, भारत, जापान, नॉर्वे ये सब है। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र जो है वो 1878 ईस्वी में ब्रिटेन में लगाया गया था। और विश्व में जल विद्युत सर्वाधिक स्थापित क्षमता जो है चीन में है। और भारत जो है विश्व का 7वां नंबर में आता है जल विद्युत में। और भारत में प्रथम जल विद्युत जो है वो केंद्र जो है कर्नाटक के सरबती नदी में लगाया गया था। और भारत में महत्वपूर्ण जल विद्युत जो केंद्र है वो भाखड़ा नांगल है ना, जेकरा भाखड़ा नांगल बोलते हैं, और गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना डीवीसी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सब था। उसके बाद आता है ऊर्जा का गैर परंपरागत, है ना। तो गैर परंपरागत जो कि अब नया नया जो है वो तरीका से जो है ऊर्जा के लिए आ रहा है ना। तो पृथ्वी पर जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत सीमित है। जीव जंतु से जो भी ऊर्जा मिलता है वो तो सीमित है। वर्तमान में इसका अनियोजित उपयोग अगर करेंगे और दोहन करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आने वाला समय के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन का प्रयोग की पर्यावरण के प्रदूषित भी हो रहा है। और जीवाश्म ईंधन का हम लोग प्रयोग करते थे, इससे जो प्रदूषण भी हो रहा है पर्यावरण। अब इस समस्याओं का समाधान के लिए ऊर्जा संरक्षण तथा गैर परंपरागत स्रोत को जो है वो खोज के द्वारा जो है वो किया जा सकता है ना। इसलिए जो है गैर परंपरागत स्रोत को जो है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय और प्रदूषण मुक्त, मतलब इससे प्रदूषण नहीं होता है, इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, है ना। तो ऊर्जा सूर्य की उष्मा से प्रकाश ऊर्जा हमारे लिए जो है दिन प्रतिदिन, है ना, अनुभव किया जा रहा है। और सौर ऊर्जा विश्व का सभी क्षेत्रों में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, सब जगह सौर ऊर्जा नहीं चलेगा, किंतु अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, है ना, इन देशों में जो है वो किया जा सकता है। सूर्य जो जहां लंबे समय तक जो है वो किरण रहता है उपलब्ध, वहां ये चीज पॉसिबल है। अतः इन क्षेत्रों में जो है सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है वो असीम संभावनाएं हैं। वर्तमान में कुल ऊर्जा का खपत लगभग 2% सौर ऊर्जा का ही हो रहा है। भारत में कहाँ कहाँ ये हो सकता है, तो भारत में राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र हो गया, ये सब में सौर ऊर्जा जो है वो पॉसिबल है। राजस्थान के बांडला, आंध्र प्रदेश कुर्नूल जिसको बोलते हैं हम लोग, गुजरात के चारंका, महाराष्ट्र के संकरी तथा सौर ऊर्जा में जो है वो प्लांट स्थापित किया जा सकता है। और सौर ऊर्जा का उपयोग जो है सौर कुकर, सौर तापक, सोलर ड्रायर, सोलर लाइट, यातायात में भी जो हम लोग प्रयोग करते हैं। लाइट मतलब जैसे कि गाड़ी भी जो है वो गाड़ी में भी सोलर हम लोग लगा के चला सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा भी सब जगह सक्षम नहीं है, सभी जगह ये पॉसिबल नहीं है। तो पवन ऊर्जा एक अक्षय अथवा अनवीकरणीय स्रोत है। मतलब जो है कि पवन ऊर्जा जो है एक अक्षय अथवा अनवीकरणीय, ठीक है, जिन क्षेत्रों में पवन प्रबल लगातार चलती रहती है, मतलब पवन जो है काफी तेज से चल रहा है, तो चक्की लगाकर ऊर्जा हम लोग उत्पादन कर पाएंगे। ऐसी आदर्श स्थिति में जो है मरुस्थलीय या समुद्री तटीय क्षेत्रों में जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। जहां पवन चक्की तीव्र गति से हवा चलता है, वहां जो है इसको घुमा के और विद्युत उत्पादन के लिए जनरेटर से जुड़ा होता है। ये चीज कहाँ कहाँ हो सकता है पॉसिबल, तो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस, स्पेन पवन फार्म अधिक संख्या में जो है पाए जाते हैं। ये सभी देश वैसे देश है जहाँ की ऊर्जा उत्पादक किया जाता है पवन से। ठीक है, वर्तमान में चीन भी जो है ये सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। और पवन ऊर्जा भारत में जो है वो 4था नंबर में आता है भारत। और इसमें जो है भारत में जो है ये कहाँ कहाँ हो सकता है, तो तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, ये सब में जो है पवन ऊर्जा अग्रणीय है। उसी प्रकार जो है वो पवन ऊर्जा से क्या लाभ हानि है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। परमाणु ऊर्जा, ये परमाणु ऊर्जा क्या होता है, परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो कि अणु के नाभिक में निहित होता है। इसे संसार में कुछ ऐसे धातु हैं जिसे नाभिक
असीम शक्ति छुपी रहती है, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम इत्यादि। इन पदार्थों का विखंडन से जो है वो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इस विखंडन से जो है वो उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय रिएक्टर टरबाइन की मदद से जो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। परमाणु ऊर्जा को जो है प्रमुख उत्पादक देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब है। भारत में राजस्थान में और झारखंड में ये यूरेनियम विशाल निक्षेप है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में जादूगोड़ा में यूरेनियम का जो है वो भंडार पाया जाता है। थोरियम का भी जो विशाल मात्रा केरल के मोनाजाइट में पाया जाता है, बालू में पाया जाता है। और इस कारण से जो भारत में परमाणु ऊर्जा जो है वो संभावना है। वर्तमान समय में जो भारत जो है 5वां नंबर में आता है ना, परमाणु ऊर्जा में। तो भारत में परमाणु ऊर्जा का केंद्र जो है तमिलनाडु, कलक्कम एवं जो है कुडनकुलम, महाराष्ट्र के तारापुरम, राजस्थान के कोटा में ये सब जो है पॉसिबल है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जो है यहाँ अंतर दिया हुआ था, हम लोग देख लेंगे कि ज्वारीय ऊर्जा से क्या लाभ है, क्या हानि है। प्रदूषण मुक्त होता है ज्वारीय ऊर्जा से, और ये पैदा करने में कठिन होता है, लेकिन इसमें कभी भी समाप्त नहीं होगा और वन जीव के लिए ये घातक हो सकता है। सौर ऊर्जा से पवन मुक्त होता है, प्रदूषण मुक्त होता है, ये महंगाई एवं खर्चीला होता है, ये अनवरत उपलब्ध होता है, ये स्रोतों का द्वारा जो है विस्तार करने पर बर्बादी भी हो जाता है। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा, इससे क्या लाभ है, तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होगा। हानि क्या है, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट उत्पादन करता है, रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा बनता है। बायोगैस से क्या लाभ है, तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, हरित गृह प्रवाह को बढ़ाता है ना। लाभ और क्या है, तो स्थापित करने सस्ता है, जैव व्यर्थ पदार्थों को आसानी से उपयोग किया जा सकता है, बायोगैस का जो है उत्पादन आसानी से हो सकता है। पवन ऊर्जा क्या लाभ है, तो इससे प्रदूषण नहीं होता है, स्थापित करने में काफी जो है महंगाई पड़ेगा, सुरक्षित और स्वच्छ होता है, ध्वनि का प्रदूषण का बढ़ावा देगा, पंखा घूमेगा तो। स्थापित होने के कारण जो है, स्थापित होने के पश्चात इसका विद्युत उत्पादन आसान हो जाता है, लेकिन ये जो है वो पंछियों के लिए जो है वो काफी हानिकारक है, रेडियो एवं दूरदर्शन के लिए जो है वो काफी जो है नुकसानदायक है। भूतापीय ऊर्जा, ये प्रदूषण नहीं करता है, पर्यावरण के अनुकूल रहता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हानि क्या है कि साधारणतः या शहर में और दूर अवस्थित होने वाले कारण की जो है ये काफी खर्चीला हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है अब हम लोग देखेंगे भूतापीय ऊर्जा के बारे में, मतलब भूमि जो है गर्म है उससे भी ऊर्जा होता है। तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है, मतलब जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जा रहा है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ते जाता है ना, मतलब पृथ्वी जितना नीचे हम लोग जाएंगे उतना तापमान बढ़ते जाएगा। तो कभी कभी ये ऊर्जा जो है भू सतह पर जो है गर्म जल झरने के रूप में भी प्रकट कर देता है, कहीं कहीं देखते होंगे कि मतलब पानी गर्म हो जाता है, तो इसी की वजह से भूतापीय ऊर्जा के कारण। और इसे शक्ति उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। वर्षों से भी जो है भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने, नहाने, ये सब में किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, फिलिप्पिन हो गया, ये सब में जो है भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है अभी भी। ठीक है, इसके बाद न्यूजीलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, फिलिप्पिन हो गया, ये सब में है। अब भारत में भूतापीय ऊर्जा का जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, मणिकरण में, लद्दाख जम्मू कश्मीर में है ना, पूगा छत्तीसगढ़ में है। इन जगहों पर झारखंड के हजारीबाग में लगभग जो है 60 किलोमीटर दूर में बरकट्ठा है ना, जिसको हम लोग सूरज कुंड, गर्म कुंड के नाम से जानते हैं, वहां भी जो है पानी खोलते हुए है। ठीक है, तो वहां भी जो है हम लोग बोल सकते हैं कि भूतापीय ऊर्जा है वहां। तो इस प्रकार जो है इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। भूतापीय ऊर्जा का देखिए किस तरह से अगर ताप इसका निकाला जाता है, सो मतलब नीचे जो है वो एक टरबाइन लगा दिया जाता है, इसमें जो है कि बनी सुरंगों से गुजरता है, और इसमें कि एक लगे टरबाइन को चलते हैं, और जिसके कारण जो है बिजली पैदा होता है। और दूसरी तरफ समुद्र तट पर जो है वो परे पानी नीचे जो है चक्किया लगा दिया जाता है, जो ज्वारीय पानी से चलती है, और इस प्रकार बिजली उत्पादन होता है। पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र फ्रांस में लगाया गया था, और भारत में प्रथम ज्वारीय ऊर्जा केंद्र जो है गुजरात में लगाया गया था, कच्छ के खाड़ी में। उसी तरह साथ बायोगैस, जिसको लोग गोबर गैस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बायोगैस का मिश्रण जो ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, जैविक जैसे कि मृत पौधा, जीव जंतु का अवशेष, गोबर, रसोई अपशिष्ट जो है उसको डाल दिया जाता है, और सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा की तरह इसको जो है नवीकरणीय ऊर्जा माना जाता है। बायोगैस में लगभग जो है 75% मीथेन रहता है, जो कि जलने वाला गैस रहता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, और ये खाना पकाने के लिए विद्युत उपयोग के लिए सर्वोत्तम ईंधन भी माना जाता है। और इससे उपयोग के साथ साथ जो है ये कृषि के लिए भी बढ़िया होता है ना, कि मतलब एक बार जिससे कि गैस बन गया और उसको वहां से निकाल के, टंकी से निकाल के, और उसके बाद जो है वो खेत बाड़ी में डाल दिया जाता है। भारत में मवेशियों का संख्या ज्यादा है, ठीक है, इसलिए यहाँ गोबर गैस यानी बायोगैस का ऊर्जा संकट निपटने के लिए महत्वपूर्ण एक संसाधन माना जाएगा ये, है ना। ऊर्जा किसी न किसी रूप से जो है पूरी पृथ्वी पर जो उपलब्ध है, लेकिन इसका उत्पादन एवं मानव उपयोग के लिए सरलीकृत करना थोड़ा सा खर्चीला हो जाता है, लेकिन एक बार खर्चा करने के बाद ये आसानी से भी जो है कि उत्पन्न हो जाएगा। ऊर्जा का अत्यधिक दोहन से संकट को जन्म देता है, और ऊर्जा बुद्धिमत्ता पूर्वक जो है उपयोग से ही जो है हम लोग ऊर्जा संकट से निजात पा सकते हैं, और वास्तव में ऊर्जा का बचत जो है वो बहुत जरूरी हो गया है। तो इस प्रकार जो है कि हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर क्या करना चाहिए, है ना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अब इसके अनुसार जो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 के अनुसार जो है विश्व का ऊर्जा आवश्यकता जो है लगभग 66% पूर्ति इन्हीं से होता है, और इन्हें भंडार सीमित
मानव का अंधाधुंध उपयोग के कारण ये जो है भविष्य के लिए जो है वो खतरा भी है। क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जब भी आवश्यकता ना हो पंखा को बंद कर देना चाहिए, फ्रिज को, एसी को, टीवी को, सबको बंद कर देना चाहिए। ठीक है। कम ऊर्जा खपत वाले उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। कम दूरी चलने के लिए पैदल नहीं चलना चाहिए, साइकिल से चलना चाहिए। खाना बनाने के लिए जो है सारी सामग्री के पास में रखें, ताकि खाना पकने के लिए जो प्रेशर कुकर में छोटे वाले मुंह का जो बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? निजी वाहन का प्रयोग जो है वो कब नहीं करना चाहिए, अनावश्यक रूप से नहीं करना चाहिए। पानी आदि गर्म करने के लिए जो है गीजर, हीटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। और घर के बाहर सजावटी हेलोजन जो लाइट जलाते हैं वो नहीं जलाना चाहिए। और गर्म भोजन का फ्री में ना, मतलब जो है गर्म भोजन को फ्री में न रखें, मतलब फ्रीज वगैरह में नहीं रखना है। तो इस प्रकार जो है ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो इसी तरह से हर विषय का, हर चैप्टर को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जा रहा है। आप लोग पूरे वीडियो को देखते रहिए। और क्लास 9 में भी जो है आप लोग का, 10 में भी इसी प्रकार से जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो एग्जाम का तैयारी करवाया जाएगा, बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाया जाएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।